हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 है डेप्रिसिएशन का। और आज हम सीखेंगे कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और ये असाइनमेंट का आपको लिंक मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से हमें पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 वॉज परचेज। It is estimated that its life is 10 years at the end of which it will be sold for ₹5,000। यानी कि 55,000 रुपए का एक फर्नीचर खरीदा जा रहा है जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है और 10 साल बाद भी इसको कितने में बेच दिया जाएगा? इसको बेच दिया जाएगा 5,000 रुपए में। इसका मतलब ये कि अगर मैं आज फर्नीचर खरीदा हूं 55,000 रुपए का और इसकी लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है और 10 साल बाद इसको अगर कबाड़ में भी बेचता हूं ना तो 5,000 रुपए में बिकेगा। तो उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। मतलब ये कि जब भी कोई एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी ना तो लाइफ खत्म होने के बाद जब हम उसको कबाड़ में बेचते हैं ना तो कबाड़ में जो बेचने की जो वैल्यू होती है ना उसी को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ओके सर, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। Additions are made on 1 April 2016 and 1 October 2018 to the value of 9,500 and 8,400. Residual value ₹500 and 400 respectively. Show the furniture account for the first 4 years if depreciation is written off according to the straight line method। यानी कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है पहले 4 साल का और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड ना भी गिवन हो ना और रेट नहीं गिवन है तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही मान के करते हैं। सर कैसे करें? तो इसमें देखो 3 फर्नीचर हमने खरीदा है। कितना फर्नीचर खरीदे? 3। तो सबसे पहला फर्नीचर की बात कर लेते हैं, फर्नीचर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो फर्नीचर 1 इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या रास्ता? परचेज प्राइस, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है फर्नीचर 1 का 55,000 रुपये। ये फ्रेट एंड अदर कॉस्ट। फ्रेट एंड अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने यूएसए से सामान खरीदा तो यूएसए से कोई फर्नीचर या मशीन खरीदे, वहां से इंडिया लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा ना? हाँ सर। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या उसके कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे? मान लो कि मैंने कोई फर्नीचर ना अमेरिका में 10,000 रुपये का खरीदा और अमेरिका से यहाँ लाने का खर्चा 1 लाख रुपये हो गया। तो मेरे से कोई पूछता है बताओ ये फर्नीचर कितने का आपने लिए हो, तो मैं क्या बोलूँगा? 10,000 रुपये का लिया हूँ। 10,000 रुपये का? अरे भैया 10,000 रुपये का वहाँ खरीदा, वहाँ से यहाँ लाने का खर्चा ही 1 लाख रुपये हो गया। तो इसका मतलब उस फर्नीचर की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 1,10,000 रुपये ना? हाँ जी। तो इसका मतलब फ्रेट एंड अदर कॉस्ट जो लिखा है, मतलब कि सामान को जो भी एसेट्स खरीदे हो ना उसको जहाँ इंस्टॉल होना है, जहाँ पे यूज होना है, वहाँ तक के लाने का खर्चा। एक बात बता दूँ कि कोई भी फिक्स एसेट्स पे खर्चा जो है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। आपने सर कहा था कि हम कोई भी फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा करते रिपेयर पे तो उसके कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। बट अगर पुट टू यूज से पहले यानी यूज लाने के कंडीशन तक उसमें जो भी खर्चा करोगे ना वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड होता है, जब तक के रेडी फॉर यूज ना हो जाए। ठीक है ना? अब वो यूज के कंडीशन में हो गया तो उसके बाद अगर आप रिपेयर पे खर्चा करते हो तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होगा और उसके ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, यानी फिक्स एसेट्स के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखना। एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन अब मान के चलो बाहर से लेके आ गया मशीन, अब उसको इंस्टॉल करने का खर्चा होगा ना? हाँ सर। तो इंस्टॉल करने का जो खर्चा होगा वो भी उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा ना? हाँ सर। और माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ये जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना, एस्टिमेटेड लाइफ, तो एस्टिमेटेड लाइफ खत्म होने के बाद जो एस्टिमेटेड कबाड़ी में बेचने का रेट जो होगा कि कबाड़ में 10 साल बाद कितने में बिक जाएगा, उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। और डिवाइड कर दोगे लाइफ से कि उस एसेट्स की टोटल लाइफ कितनी है तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन और वो अमाउंट हर साल का होगा। अच्छा सर, तो इस क्वेश्चन में फर्नीचर खरीदे हैं और इसमें फ्रेट एंड अदर कॉस्ट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं सर, जीरो।
इंस्टॉलेशन, अब फर्नीचर है तो इंस्टॉल करने की तो जरूरत नहीं है, इसमें है भी नहीं तो जीरो। अब स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, मैंने बोला ना रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। और एस्टिमेटेड पहले वाले में लिखा भी है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 years एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर ₹5,000। यानी फर्नीचर हमने जो 55 का खरीदा है उसकी लाइफ 10 साल है, और 10 साल बाद उसको बेचोगे ना तो कितने में बिक जाएगा सर, 5,000 रुपये में। इसकी लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है, लाइफ इसका 10, तो 55 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा सर, 50। 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5,000 रुपये, ये पर एनम 1 साल का डेप्रिसिएशन है जी। ओके, अब हम F2 की बात कर लेते हैं, F2 और F3 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो F2 जो है हमने कब खरीदा, कितने में खरीदा, 9,500 रुपये में, और दूसरा जो है वो 8,400 रुपये में, कितने में, 8,400। अब दोनों का जो स्क्रैप वैल्यू दे रखा 500 और 400 रिस्पेक्टिवली, तो जिसका पहले नाम है वो पहला, जो बाद में है बाद में, और इन सब की लाइफ कितनी है, इन सब की लाइफ जो दे रखा है वो लिखा नहीं है, तो हम एडिशन इतना है, तो इसका मतलब देखो ऊपर हमने फर्नीचर खरीदा ना उसकी लाइफ 10 है ना, तो इसका मतलब बाकी का भी लाइफ 10 साल ही होगा। बाकी फर्नीचर के बारे में अलग से नहीं दे रखा है ना, तो उसकी लाइफ भी हम क्या मानेंगे, 10 साल ही मानेंगे। तो बताओ 9,500 में से 500 घटा दोगे तो 900, और 900 को 10 से डिवाइड करोगे 900 रुपये पर एनम। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 800 रुपये आ जाएगा पर एनम। कमाल है ना। हाँ सर, तो ये तो कंप्लीट हो गया। हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है पहले 4 साल का, तो 2015 अप्रैल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 2015 अप्रैल 1 टू क्या लिखते हैं सर, बैंक लिखते हैं। ओके, कितने रुपए का हमने खरीदा है सर, 55,000 रुपये का। अब डेप्रीशिएशन, इसमें अकाउंटिंग ईयर जो है वो डे नहीं दे रखा है, तो हम 31 मार्च ही मानेंगे। तो 2016 क्या आएगा यहाँ पे, 16 आएगा, मार्च 31 क्या लिखते थे इधर, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। और जरा देख लेते हैं F2 कब खरीदा गया, फर्नीचर 2 खरीदा गया 1 अप्रैल 2016, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो पहले डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं F1 का। तो देखिए पहले साल का कितना डेप्रीशिएशन आ गया, 5,000 रुपया, तो यानी कि यहाँ पे 5,000 रुपये आ जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, बैलेंस CD, कितना बचेगा यहाँ पे, 50,000 रुपये। कैसे आया, 55 में से घटा दोगे तो आपका ये 50,000 ही बचेगा। ओके सर, 55,000 रुपये यहाँ लिखना है। अब जो बैलेंस CD है यहाँ 2016 अप्रैल 1 का क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD, आपको फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे, कितना, 50,000 रुपये। अब 1 अप्रैल 2016 को नई मशीन फर्नीचर खरीदी गई है, तो बैंक अकाउंट, ये क्या है, F2, कितने रुपए का खरीदा गया सर, 9,500 रुपये का खरीदा गया है। अब 2016 में एक और फर्नीचर खरीद लिया गया है, और उसके बाद 1 अक्टूबर को खरीदी गई है 2018 में। तो 2018 आने देते, पहले यहाँ कर लेते हैं। 2017 कब डेप्रीशिएशन लगेगा, मार्च 31, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट F1 F2। F1 का तो हर साल का कितना रहेगा, 5,000 रुपये। ओके सर, F2 का 900 रुपये 1 साल का है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल है ना, हाँ सर, तो ये भी 900 रुपये, यानी कि 5,900 रुपये। तो बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस CD F1 एंड F2 कब का होगा, ये मार्च 31। तो 50,000 में से 5,000 घटाओगे 45,000 रुपये, और 9,500 में से 900 घटा दोगे तो 8,600 रुपये। तो ये ऐड कर लेंगे तो 53,600। टोटल सम करेंगे तो आएगा इतने के ही बराबर, यानी कि 59,500, ठीक है ना, 59,500। कमाल है। अब 2017 के बाद क्या आएगा, यहाँ 17 ही आएगा, अप्रैल 1 टू क्या लिखा जाएगा, बैलेंस BD F1 F2। F1 का देखो कितना है, 45,000 रुपये है, F2 का 8,600 है, तो टोटल था 53,600। अब 1 अप्रैल 2017 के बाद 2018 आएगा ना, हाँ सर। अब 2018 अक्टूबर, तो 2018 अक्टूबर पहले आएगा या 31 मार्च पहले आएगा, 31 मार्च। तो इसका मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में फर्नीचर नंबर 3 जो है वो नहीं खरीदा गया, इसके अगले में।
तो पहले हमें यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगा लेना होगा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट F1 F2 पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का डेप्रीशिएशन 5000 है F1 का और F2 का कितना है 900 रुपये। तो ये आ गया आपका 5900। अब इसी डेट को बैलेंस CD आएगा तो क्या लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD F1 F2। F1 का तो 45,000 में से 5,000 घटा दोगे तो 40,000 रुपये बचेगा और 8,600 में से 900 घटा दोगे तो बचेगा 7,700 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 47,700। कमाल है ना। और टोटल तो यही रहेगा 53,600। इसको ऐड करके देख सकते हो 0 6 7 और 6 12 13 और ये 53,600। अब 2018 यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस BD F1 F2। F1 का कितना है दोस्तों 40,000 है, ये 7,700 रुपये है, तो टोटल 47,700 है। अब 2018 के बाद क्या आएगा 19 आएगा मार्च 31। एक साल के एंड में डेप्रीशिएशन लगता है ना। हाँ सर, तो यहाँ पे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 3 फर्नीचर हो जाएगा F1 F2। अच्छा सर, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 और इसी बीच में आता है अक्टूबर। ओहो, अक्टूबर 2018। तो इसका मतलब अक्टूबर 2018 में ये जो F3 है 8,400 रुपये का खरीदा गया है। कमाल है सर। तो हम लिख लेंगे अक्टूबर 2018 में 2 खरीदने की एंट्री क्या होती है 2 बैंक अकाउंट F3 कितने में खरीदी गई है 8,400। ओहो हो कमाल है। F1 का सर कितना डेप्रीशिएशन 5,000 रुपये हर साल का फिक्स है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल का सेम होता है सर। और F3 का डेप्रीशिएशन F3 का सर 1 साल का 800 रुपये है, बट यहाँ पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने हैं, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन कितना होगा 800 रुपये पूरे साल का है, तो 6 महीने के लिए आधा हो जाएगा ना सर, कितना हो जाएगा 400 रुपये। अगले साल से पूरे साल का लगेगा। जब अगले साल जब मैं 2023 से 24 का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करूंगा F3 का, तो पूरा 800 डेप्रीशिएशन आएगा, क्योंकि पूरे साल यूज करेंगे। यहाँ पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का, तो ये नहीं कि इस साल 400 आया तो अगले साल भी 400 ही आएगा। अगले साल का डेप्रीशिएशन F3 का 800 ही होगा। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया टोटल डेप्रीशिएशन, ये हो गया आपका 6,300 रुपये। अब क्या करना है बैलेंस CD लिख लेना है इसी डेट को मार्च 31 को बाई बैलेंस CD। तो बैलेंस CD में कितना आ गया F1 F2 और F3। तो F1 का 40,000 में से 5,000 घटा देंगे तो 35,000 रुपये आ जाएगा। F2 का 7,700 में से 900 घटा देंगे तो 6,800 आ जाएगा। और 8,400 में से 400 घटा देंगे तो आपका बचेगा 8,000 रुपये। तो इसका सम कर लीजिए, यहाँ आएगा 800, यहाँ आ जाएगा 814, 19, 3 और ये 4, 49,800। टोटल कितना आना चाहिए, इधर दोनों साइड का बराबर आना चाहिए 56,100। तो इधर देख लीजिए 0 8 11 1 9 15 16 4 5 56,100। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है हमारे असाइनमेंट का। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्राई करिएगा। अगर ये ना हो पाए तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 जब कराऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 3 कराने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि एडवांस क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।